जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसकी अगली सीरीज है प्रैक्टिस सेट 3। अब एग्जाम बहुत कम दिन बचा है, जितना हम लोग कवर कर सके उतना जल्दी कवर किया जाए। 80 क्वेश्चन मेरे डेली रहते हैं जीएस के और हिंदी के। आप लोग मन लगा के पढ़िए, एग्जाम अब एकदम नजदीक आ गया है। अगस्त में 31 तक लास्ट हो जाएगा एग्जाम खत्म आप लोगों का। तो आप लोग एकदम वर्दी लेके निकलिए, मैं यही चाहूंगा। जितने आपके दोस्त होंगे सभी को वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? कह रहा है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सतलज, रावी, ब्यास, ताप्ती। बताइए, कह रहा है कि पंजाब से संबंध नहीं है, तो क्या होगा? ताप्ती होगा डी आंसर। ये ताप्ती गोदावरी महाराष्ट्र के साइड बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है ऑप्शन ए, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786, 1772 में, 1771 में कि 1773 में? तो क्या बताएंगे? जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 में, ऑप्शन बी तीसरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? जियोवेंस का, कि सीले का, कि प्लूटो का, कि अब्राहम लिंकन का? सोच के बताते चलिए कि ये किसका मत है। तो ऑप्शन है सी। ये किसका मत है भाई? ये प्लूटो का मत था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है, बीसीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसीजी टीके में जो सी है शब्द, इसका क्या अभिप्राय है? कैलमेट है, कि कफ है, कि क्लोरीन है, कि कैडमियम है? अपना आंसर आप लोग देते रहिए और आराम से हल करते रहिए। ठीक है, तो बताइए बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या अभिप्राय है? तो उसको बोलते हैं कैलमेट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बीसीजी को ही बोलते हैं, पूरा आप लिख लीजिए, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, टीबी रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पूरी नॉलेज जान जाइए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मान लीजिए बन जाए और पूरा फुल फॉर्म पूछ दे तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है बीसीजी का पूरा फुल फॉर्म, और सी का पूछा है तो क्या हो जाएगा? कॉलमेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो पांचवे का राइट आंसर है ए। 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन है, कि एस्टेटिन है, कि सीरियम है, कि वेनेडियम है? क्या बताएंगे? तो सिलिकॉन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 कह रहा है कि अंकलेश्वर, और फिर भरना है इन चारों में से किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण के लिए, गोल्ड की, कोल कोयला की, गैस की, ऑयल तेल के लिए? तो अंकलेश्वर जो है ये 7वें का आंसर है, डी ऑप्शन डी, तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मार्ग, वापसी, रास्ता, मार्ग। अभी मैंने 3 दिन पहले आप लोगों को तत्सम, तद्भव और पूरी समास कायदे से पढ़ाई है ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे, जो लोग तो समझ रहे होंगे। उसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आपने जहां बताया वो तत्सम है। ये नहीं बताया, तत्सम व का ब हो जाता है। ये भी देखना है आपको कि शब्द क्या है वह लगने के बाद भी। तो वापसी लौटने का अर्थ है, तो ये तद्भव है। ये मार्ग भी तद्भव है, रास्ता भी तद्भव है। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? डी, मार्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्ग क्या है? तत्सम है। आइए अब 9वां क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है? नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा फंसाते हैं। तो रायगढ़ है, कि सिरपुर है, कि शिवरी नारायण है, कि राजिम है? तो महानदी किनारे नहीं बसा है वो क्या है? रायगढ़ है। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा किसे कहा जाता है? राजपूत काल को, कि गुप्त काल को, कि चोल काल को, कि मौर्य काल को? तो क्या बताएंगे? स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को। ठीक है, इसका रीजन है, इसी गुप्त काल में मैं आपको एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में सीरीज चल रही है, आप सब देखेंगे। पूरे जीएस में मैं पूरा जीएस पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट सब चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय मंदिर बनाने कला का जन्म हुआ। इससे पहले मंदिर नहीं था। ठीक है, भारत में इसी समय पूरे पुराणों की, उपनिषदों की, जितने भी धर्म ग्रंथ थे सभी को फिर से कायदे से लिखा गया, उसको इकट्ठा किया गया। मतलब एक तरह से धर्म के मामले में, कर्म के मामले में ये पूरी तरह से बहुत ही जागरूक और उत्थान का काल रहा, इसलिए बोलते हैं इसे स्वर्ण युग, गुप्त काल को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो ऐड कर दिए हैं गलती से इस पेपर सेट में, उसको ध्यान नहीं देना है। नए पीडीएफ में पुराना करंट का दे दिए हैं, उसको हटाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, नाबार्ड बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, बी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, सी नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बताइए, तो नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है भाई? सी नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी पहले का जोड़ दिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी की 10 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी, ये भी पहले क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए इसको। 18वां क्वेश्चन, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीफोन नेटवर्क की, टेलीविजन नेटवर्क की, टेली टाइम नेटवर्क की, टेलीफैक्स नेटवर्क? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेली टाइम नेटवर्क। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। 19 क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ऐसे क्वेश्चन बराबर आते हैं और लड़के फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कूट बना होता है और उससे आंसर देना होता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, क्या है तराई क्षेत्र में, किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो धान, कपास, गेहूं, गन्ना। 4 ऑप्शन में से नहीं देना है, यहाँ कूट बना है कि एक कह रहा है कि 1 और 3 की 1 और 4 की केवल 3 की 1 2 3। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पूछ रहा है किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, तो आप क्या बताएंगे? पहला धान और चौथा है गेहूं। तो देखिए किस ऑप्शन मिल रहा है? 1 और 4, ये है सी 1 और 4। धान और गेहूं की खेती जो है वो तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पर की जाती है। 20वां क्वेश्चन भी पहले का था, लेकिन जान जाइए, क्या पता करता पूछ देता है ये टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम था? वो था रसिया, रूस। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो नेपाल है कि तिब्बत है कि भारत है कि भूटान है? तो नेपाल ना, बहुत लोग गलती करेंगे, नेपाल भूल से भी नहीं करिएगा। मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, भारत भूटान की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, एकदम सही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, यही गलत हो गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। पहला क्या है? हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम, और तीसरा क्या है? ट्रिटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। बाकी 3 कथन तो सही है। तो इस आंसर 22 का आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका सी होगा। ठीक है, ध्यान आ गया आपको कि क्या है भाई? सी, कि हाइड्रोजन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कि इसके कोई समस्थानिक नहीं, आपने देख लिया, होते हैं 3 सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनाया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो जो लोग संसद नहीं समझते हैं, पार्लियामेंट, तो पहले पार्लियामेंट समझिए कि संसद कहते किसे हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलते हैं तो क्या बनता है? संसद बनता है। और पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10 की 12? बहुत लोग 12 आ रहा होगा, एकदम गलत जवाब। यहां दोनों जोड़ दिया ना, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति नामित करता है, तो क्या राज्यसभा में ये 12 करता है और लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन करता है। ठीक, तो 12 + 2 कितना हुआ? 14। तो इसका आंसर क्या होगा 23वें का, कि कितना नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? 14 सदस्यों को, दोनों सदनों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24। आइए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, यहां ऑप्शन में गलती दे दिया है, एक ऑप्शन यहां 35 वर्ष कर लीजिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है कि 30 वर्ष है कि 35 है कि 40 है? तो क्या होगा? न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का। ठीक है, हाल ही में 25वां क्वेश्चन, यूपी का अध्यक्ष कौन बना है? चंद्रभूषण पालीवाल, राजीव मिश्रा, ओपी मिश्रा, आशुतोष? इसमें से कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दिसंबर 2019 में आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार को योगी जी ने यूपी का अध्यक्ष बनाया था, और इनका कार्यकाल दिसंबर 2024 था। इससे पहले उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया, तो अभी ओएन सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और नए अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी यूपी का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो कार्यवाहक अध्यक्ष ओएन सिंह है, प्रवीण कुमार अभी थे जो रिजाइन दे दिए हैं। समय उनका होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य के चलते, स्वास्थ्य उनका सही नहीं था, इस कारण वो रिजाइन दे दिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? ए की बी की सी की डी? मौद्रिक नीति की कर नीति, कृषि नीति, राजकोषीय नीति? तो क्या बताएंगे? नगदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन पढ़िए, उधर भी इसका ऑप्शन दिखाई देगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे, सरोजनी नायडू? सी ऑप्शन देखा जाए, सरोजनी नायडू की, दयानंद सरस्वती की, पंडिता रमाबाई? तो शारदा सदन की स्थापना जो स्कूल बनाई थी विधवाओं के लिए वो कौन था? पंडिता रमाबाई। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया था? पहले का जान जाइए, ये अमेरिका ने किया था। ठीक है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बादल फटने का क्या अर्थ है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, ईमानदारी से हल करिएगा, तभी आप समझेंगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, एग्जाम बहुत करीब है। बादल फटने का क्या अर्थ है भाई? मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों को बोना, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो बादल फटने का अभिप्राय है बी ऑप्शन, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, इसी को बोलते हैं बादल फटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, मधुशाला की रचना किसने की थी? बहुत लोगों को पता होगा, सोनल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की थी। ठीक है, 32, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? एथेंस में कि पेरिस में कि सेंट लुई में कि लंदन में? तो क्या बताएंगे? एथेंस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, ओलंपिक खेल सबसे पहले कहां शुरुआत हुई इसकी, इसका जन्म कहां हुआ? एथेंस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? उसी समय का लेकिन जान जाइए, नीता अंबानी जी हैं। ठीक है, अब आइए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 34 की थर्ड क्या है? THAAD, थर्ड। थर्ड क्या है? सुपर कंप्यूटर है कि लड़ाकू विमान है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली है कि खुफिया एजेंसी है? तो आप क्या बताएंगे? थर्ड जो है ये सी ऑप्शन, मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ऑप्शन ए, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ऑप्शन बी, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ऑप्शन सी, यह घोल को शक्ति देता है। ऑप्शन डी, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। क्या बताएंगे? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ऑप्शन बी सही आंसर, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ठीक है, 36 नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? पता होगा बहुत लोगों को, सरोजनी नायडू की, किरण बेदी की, इंदिरा गांधी की, बछेंद्री पाल? तो जो सोच रहे हैं किरण बेदी, बिल्कुल सही जवाब है किरण बेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, पुराना हो गया है, ऐसे क्वेश्चन पुराने ही आते हैं। ठीक है, 37 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी की बात कर रहा है, जीएसटी विधेयक पारित किया गया किस तिथि को? 12 जुलाई 2015, 16 अगस्त 2016, 22 जुलाई 2015 की 21 अगस्त 2016? बताइए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक लोकसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन भर दिया है, आइए अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों भी पहले के ही डाल दिए, अब आइए हिंदी की बारी आ गई। ठीक है, अब चलिए हिंदी सॉल्व किया जाए बड़े अच्छे से। ठीक, हिंदी लगता आसान है, होता बहुत ज्यादा गलती है। दिमाग में होता है कि बहुत अच्छा करके आए हैं, बहुत मजेदार, हिंदी तो तुम पूछने जवाब नहीं है। और जब मिलाना शुरू किए तो पता चला कि 40 में से खुश थे कि एकदम 35 से करके आए, जब मिलाना शुरू हुआ तो हुआ कि हमारा तो 12 सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का 41वां, पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? पत्र है कि पर्ण है कि पन्ना है कि पत्रा है? तो क्या होगा? पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होता है। ठीक है, 42, अंगीठी का तत्सम क्या है? अग्निका है कि अनिष्टिका है कि अग्निष्टिका है कि अग्निष्टिकी है? अंगीठी का तत्सम पूछ रहा है, मतलब तद्भव है, तो क्या होगा? अग्निष्टिका होता है। ठीक है, 42 का सी। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? देखिए बताए थे ना, तत्सम तद्भव तो आपको सीधे सामने पूछेगा, और कई बार ये भी पूछेगा, देखिए पूछ रहा है तद्भव कौन तत्सम कौन। एक तो पूछेगा कौन युग्म सही है, और दूसरा सीधे सीधे पूछ देगा तत्सम कौन तद्भव कौन। तो इसमें क्या होगा? 43 में दिनकर है कि दिवाकर है कि प्रभाकर है कि सूरज है? तद्भव पूछ रहा है, तो क्या होगा? सूरज। राइट आंसर 43 का डी। 44, इनमें से तद्भव कौन है? वानर है कि बंदर है कि पवन है कि पर्यंक है? तो बताए थे ना कि जहां भी ब दिख जाए वही क्या हो जाएगा? तद्भव, बंदर तद्भव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, कह रहा है कवि बिहारी जी हैं, कवि बिहारी जी यह मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के हैं कि वीर रस के हैं कि भक्ति रस के हैं कि श्रृंगार रस के हैं? तो बिहारी जी मुख्यतः किसके हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं।
46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ध्यान रखिए, कह रहा है इन चारों में ऐसा कौन शब्द है जो फल का अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची नहीं है? तो परिणाम है कि हल्का है कि प्रभाव है कि रसयुक्त है? तो क्या है? हल्का जो है ये अनेकार्थी शब्द फल का नहीं है, बाकी परिणाम, प्रभाव और रसयुक्त ये फल शब्द के ही अनेकार्थी शब्द हैं। 47, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या है? पानी है कि जीने का ढंग है कि वायु है कि प्राणी है? बताइए सोच के। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, दूसरा हवा है कि पानी की जीने का ढंग की प्राणी? ऑप्शन ए पानी, जल ही जीवन है। ठीक है। 48, निम्नलिखित में से एक शब्द धन, इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक, फिर नहीं वाला क्वेश्चन। बादल नहीं है कि घना नहीं है, घनिष्ठ नहीं है, हथौड़ा नहीं है, मतलब इसका पर्यायवाची कौन नहीं है धन का? तो घना नहीं है। ठीक है। धन के बाकी अनेक अर्थ निकलते हैं, बादल भी है, घनिष्ठ भी है, हथौड़ा भी है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है कि जब किसी वर्ण दिया है, इसकी आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास की, यमक की, श्लेष की, उपमा? तो क्या बताएंगे? जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है। हिंदी की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, उसमें सारे अलंकार पूरे जितने धरती पे हैं सब पढ़ाए हैं, वीडियो में है। तत्सम तद्भव है, उसके बाद आपका समास है, संधि है। देखिए हिंदी में याद करने वाली चीज तो मान लीजिए पर्यायवाची याद करना है, विलोम का शब्द समझेंगे तो शब्द का अर्थ पता है तो विलोम भी कर लेंगे, याद नहीं करना होता। लेकिन समझने वाली चीज कौन है? 3 समझने चीजें, बाकी सब रटना होता है। तत्सम तद्भव का ट्रिक है, समझ गए तो याद नहीं करना पड़ेगा। समास का ट्रिक है, समझ गए तो याद नहीं करना पड़ेगा। अलंकार का ट्रिक है, समझ गए तो याद नहीं करना पड़ेगा। और संधि का ट्रिक है, समझ गए तो याद नहीं करना पड़ेगा। और ये चारों चीज मेरे हिंदी के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग आराम से देखिएगा। वैसे मैं इस वीडियो में हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, मन से पढ़ाई करिए। तो 49 का है अनुप्रास। 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध में बहुत लोग फंसते हैं, बताइए आप यहाँ पे। पहला क्या है? रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, मैं कुकृत्य हुआ। ये भी गलत, ये भी गलत। शुद्ध पूछ रहा है। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी जिसके सतरंगे पंख हैं, गलत। शुद्ध वाक्य है सी, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। ठीक है, ये सब बड़ा समझना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। हिंदी तो लगता आसान है, कहे ना, जब करना होता है तो बहुत कठिन शुरू हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 51, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, इसमें शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन है मैं आपका श्रद्धा करता हूं, गलत। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, गलत। मैं आपकी में श्रद्धा करता हूं, गलत। क्या है सही इसका? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ऑप्शन सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। 52, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए है कि एक गाय 2 बकरी मैदान में चर रहे हैं, गलत। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे थी कर लीजिए। ठीक है, ये भी गलत, मिसप्रिंट है ये। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, यही सही है। ठीक, और ये भी गलत है डी कि एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 52 का सी है। आइए 53 देखिए, कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 53, बताइएगा। वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो बताइए, वो कृत कहलाते हैं कि वो कृदंत कहलाते हैं, तद्वित कहलाते हैं कि कोई नहीं? तो ऐसे शब्दों को जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगते हैं उसे हम तद्वित कहते हैं। ऑप्शन सी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 54, जहरीला, बर्फीला, सरकीला में कौन सा प्रत्यय है? रीला है कि ईला है कि रीला है कि ईला है? देखेंगे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी और छोटी, तो इन तीनों में ऑप्शन है डी, बड़ी ई है, इला। ठीक है, ये प्रत्यय है। 55, डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है? तो छोटी बड़ी ईया की, छोटी ईया की, या कि कोई नहीं? तो देख रहे हैं छोटी ई है ना, ऑप्शन बी। ठीक। 56, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशय, महधन आशय, महाधन आशय, महास धन आय? बताइए। तो महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महाधन आशय। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 किया जाए। देखिए अपनी हिंदी की चेकअप करते रहिए भाई। 57 कह रहा है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, अयादि संधि है। पधन अवन, पाधन आवन, पावधन अन, पौधन अन। बताइए पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी, पौधन अन। बताए थे ना कि किसी भी शब्द में अगर पावन, सावन, गायक, सावक, पावक, नयन, शयन, ठीक है, ये सब ऐसे शब्द आते हैं जब पवन, ठीक, ये सभी अयादि संधि होती है। ठीक है, तो पावन शब्द का सही संधि क्या होगा? पौधन अन। हिंदी में देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्लेलिस्ट में आपको संधि तो दिखाई देगी, विच्छेद भी दिखाई देगा। ठीक है,
और कौन सी संधि है? उल्लास में सही संधि विच्छेद, उत धनलास की उल धनलास की उल्लास की उल्लास, तो क्या होगा? उत धनलास होता है, उल्लास। 59 शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद, उत्साह, जुगुप्सा की ह्रास, तो ये है निर्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 गौरव का विलोम शब्द क्या है? लाघव है कि रौरव है कि लज्जा है कि अपमान है? तो गौरव का विलोम लाघव होता है, 60 का ए। अब 61, ठीक है, ये कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। भिज्ञ है कि अभिज्ञ है कि अज्ञ है कि अभिज्ञ है? तो अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ और अनभिज्ञ का अभिज्ञ। 62 गमन का विलोम शब्द बताइए। निर्गम है कि गमनागमन है कि आगमन है कि प्रत्यागमन है? तो गमन का विलोम क्या होता है? आगमन। गमन का मतलब ही क्या होता है? चले जाना। आगमन का मतलब आइए अब देखिए, तो समझ गए 62 का क्या है भाई? आगमन है। ठीक। सी 63 कह रहा है 63 निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है? फिर नहीं वाला सवाल। साहसी नहीं है कि डरपोक नहीं है, कातर नहीं है, कायर नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्भीक का विलोम नहीं है, ध्यान रखिएगा। निर्भीक का विलोम नहीं, तो निर्भीक के विलोम तो डरपोक है, कायर है, कातर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 63 का? ए, साहसी नहीं है, क्योंकि निर्भीक और साहसी समानार्थी शब्द है। अब आइए 64, देखिए हिंदी यही है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब 64 देखिए, कह रहा है कहावत मुहावरा, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। 65 जूते चाटना, इसका क्या होगा? इधर उधर घूमना कि घूस देना कि जूतों को चमकदार बनाना कि खुशामद करना? बताइए। तो जूते चाटने का होता है ऑप्शन डी, खुशामद करना। ठीक है। 66 काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में ए, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन बी। अब आइए 67 कह रहा है अलंकार शब्द, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सार है कि आनंद है कि आभूषण है कि रोशनी है? ठीक है, मतलब अलंकार शब्द जो है उसका अर्थ पूछ रहा है। तो अलंकार का अर्थ होता है ऑप्शन सी, आभूषण है। ठीक है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है कि 18 है कि 17 है कि 6 है? तो क्या बताएंगे? 20 है, ऑप्शन ए। 69 अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ये है ए कि बी है कि सी है कि डी है? अल्प विराम को इक्वल कामा ए है। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ये और ये अर्ध विराम है। ठीक है, इन्वर्टेड कामा। चिन्हों को हमेशा पहचानेंगे, चिन्ह से देखिए क्वेश्चन बन गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग को बताना है, वचन को बताना है और कारक को बताना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब ऐसे सब क्वेश्चन बनते हैं तो लगते बड़े इजी हैं, लेकिन जब करना होगा तो फिर कदम गलत कर देंगे। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, तो निकलता है, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, तो ये क्या है? सबसे पहले इंडिकेट कर रहा है, इसमें से देखिए दो पुल्लिंग दिख रहे हैं, तो पुल्लिंग मेरी आंखों से है, अब ये गलत हो गया। स्त्रीलिंग है नहीं, अब ये है नहीं, ऐसे किया था आंसर, तो राइट आंसर ये है। अब इसलिए ऐसे ही मिला लिए आंखों से, क्योंकि आंखों से क्या है? तो बहुवचन है, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और आंखों से पानी निकलना यहां भी अगर करते तो यहां से पकड़ लेते। आपको पढ़ाए थे अभी समास में, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और फिर अपदान में भी से था, तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा जो काम करना होता है साथ में, और अपदान जब आता है तो अलग होने का भाव होता है, ऋण मुक्त, पाप मुक्त, ठीक है, शोक मुक्त। तो आंखों से पानी निकलना, आंखों से पानी निकल गया, अलग हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पे अपादान है, तो पुलिंग बहुवचन अपादान, तो 70 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, देखिए ऐसे पहचानते हैं। 71 पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, मैं, हम, तू, कोई, तो सर्वनाम जाहिर सी बात है कि ये तीनों हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई, यही संबंधित इससे नहीं है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, छपा, सशक, सरवरी, यामिनी, बताइए तो कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? सशक नहीं है। ठीक है, छपा, सरवरी और यामिनी का मतलब रात होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है पूछ रहा है। पीयूष है कि पावक है कि अंबर है कि मयंक है? अग्नि का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन बी पावक है। पीयूष का मतलब अमृत, अंबर मतलब आकाश, मयंक मतलब चंद्रमा। ठीक है, 74 नंबर पूछ रहा है सूर्य का पर्याय कौन नहीं है?
आदित्य, सुशांशु, दिवाकर, अंशुमाली। बताइए तो कि सूर्य का पर्याय इनमें से कौन नहीं है? तो आदित्य हैं, दिवाकर हैं, अंशुमाली हैं, ऑप्शन क्या है? सुशांशु, यही नहीं है। 75, इसमें से हाथी का पर्याय कौन है? कुरंग, कुंजर, कलाहंस की केहरी? हाथी का पर्याय बताना है। कुरंग नहीं है, कलाहंस नहीं है, केहरी नहीं है। ऑप्शन सही क्या होगा? कुंजर। कुंजर मतलब हाथी होता है। अब 75 और 76 से जानते हैं आप पैराग्राफ होता है, तो पहले आपको पढ़ के मैं सुना दूं 76 से 80, इसी के अनुसार फिर क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जिन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वे माता पिता हों या शिक्षक, उनके खाते में सफलता के साथ साथ असफलता और निराशा भी दर्ज होती है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? एक मुख्य समस्या तो यह है कि पढ़ाने वालों का विश्वास बच्चों की क्षमताओं या योग्यताओं पर काफी कम होता है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रही, बल्कि एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक शिक्षक प्रतिरक्षक होने के आधार पर कह रही हूँ। ठीक है, कई बार मैं उस पाठ को लेकर बच्चों दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी के सामने खड़ी होती हूँ जो मुझे उन्हें पढ़ाना है। मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह जानकारी उन्हें क्यों देना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि वे इसके बारे में नहीं जानते। इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। यह दुनिया के बारे में उनके नजरिए को विस्तृत करने में मदद करेगी। यह उन्हें बेहतर इंसान बनने में, आगे देखा जाए, बनने में मदद करेगी, भले ही थोड़ा सा। लेकिन कभी कभार पढ़ाना शुरू करने से पहले ही मेरे दिमाग में यह ख्याल बुदबुदाना शुरू कर देता है कि शायद उन्हें वह पहले से ही मालूम हो जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। तो उन्हें कुछ बताने की बजाय मैं उनके सामने सवाल रख देती हूँ। अब इस आर्टिकल में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए 76 अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात की गई है? पढ़ाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, कि छोटी कक्षाओं को पढ़ाना, कि शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं है, कि बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता। तो क्या है अनुच्छेद में मुख्य समस्या? बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता। ठीक है, 77 क्या कह रहा है? अनुच्छेद में यह संकेत किया गया है कि बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं, शिक्षक अभिभावक पढ़ाना नहीं जानते, बच्चे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। अभी आप देखिए क्या संकेत किया गया है? डी, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, फिर 78 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? योग्यताओं में, क्षमताओं में, असफलता में कि नम्रता में? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ, तो वो क्या है? असफलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 और 80। ठीक है, और हमारे आज हिंदी के पूरे क्वेश्चन खत्म हुए। क्या है? 79 कह रहा है आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? वाक्य को अगर हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो वाक्य क्या होगा? ठीक है, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना, इसको सही सामान्य वाक्य रचना क्या होगा? आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर पढ़ाना मुश्किल क्यों है? इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर बताइए तो क्या होगा 79 का? आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80 इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। दो जगह पे अंडरलाइन किया है, इस बात को गौर करिएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन देखिए, इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। वाक्य में जो रेखांकित सर्वनामों का प्रयोग किन के लिए हुआ है? पाठ बच्चों के लिए, पाठ शिक्षकों के लिए, जानकारी अभिभावक के लिए कि जानकारी बच्चों के लिए? इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। जानकारी, इसे मतलब जानकारी, और उन्हें मतलब बच्चों। ठीक है, तो जानकारी और बच्चों के लिए। तो ये पूरे हमारे 80 क्वेश्चन थे। हर प्रैक्टिस सेट में 40 जीएस 40 हिंदी, जैसे आपके यूपीपी में आता है। मन लगा के पढ़ाई करिए। ये आप अगर ईमानदारी से करेंगे तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि अब वक्त केवल प्रैक्टिस सेट का है, रिवीजन का है, कुछ नया पढ़ने का नहीं है। हाँ, करंट को रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अपने जितने भी दोस्त होंगे सभी को टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी ग्रुप होगा, फेसबुक, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो लड़के पढ़ लें जो कोचिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, ऐसे बच्चों को जिनके पास करने के लिए उतनी भी फीस नहीं है, वो आराम से इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से आगे ले जाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जय हिंद।